हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रगति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से आए हुए क्रेट नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है हमारा कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, ये हमारा पीएचडी एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा जो है कंडक्ट कराया जाता है। इससे जो है पीएचडी एडमिशन के लिए ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न है, ओके, जो सिलेबस है, तो इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करना है और भी जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया, तो इन सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप भी पीएचडी एस्पिरेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएचडी एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो कि पीएचडी का तैयारी कर रहे हैं। Let us have a look over the brochure। यहाँ ब्रोशर में जो है ये 2022 का जो ब्रोशर आपको यूनिवर्सिटी की साइट पे मिल जाएगा, तो इसमें हम लोग जो है डिटेल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है इम्पॉर्टेंट नोट में लिखा है कि पहली बात जो आपको ध्यान देनी है कि जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ प्रयागराज में होगा। तो जो एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे वो सिर्फ आपको प्रयागराज में ही मिलेंगे। ओके, उसके बाद जो है आपको अगर अपने आंसर शीट्स की आरटीआई डालनी है या फिर व्यू करना है, तो उसके लिए आपको ये कुछ 100 रुपीज़ का टोकन अमाउंट, ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे रिजर्वेशन क्राइटेरिया दिया गया है और जो हमारी टेस्ट की एग्ज़ाम की फ़ीस होगी वो हमारी अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 है और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए 800 रुपीज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वो आपका 14 मार्च है। ओके, तो उसके पहले आपको एप्लीकेशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो अभी एग्ज़ाम की डेट्स हैं वो नोटिफाई नहीं की गई हैं, जिसका कि आपको बाद में इंफॉर्मेशन जो है दिया जाएगा। ओके, उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है कि जो हमारा क्रेट लेवल 1 टेस्ट है, जो पूरा क्रेट एग्ज़ाम है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो क्रेट लेवल 1 जो है वो आपका रिटन टेस्ट होगा। ओके, उसमें भी उसके अलग पैटर्न है जिसका सिलेबस नीचे मेंशन्ड है। और क्रेट लेवल 2 जो है वो आपका इंटरव्यू है। ओके, दूसरी बात जो ध्यान देना था वो ये था कि ऑल अदर कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग द जेआरएफ्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द क्रेट 2022 लेवल 1 एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम इन द कंसर्न सब्जेक्ट। तो अगर आपके पास जेआरएफ भी है, ओके, जेआरएफ इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, तो अगर आप नेट जेआरएफ या फिर दोनों ही नहीं है तो सभी के लिए ये जो है लेवल 1 एग्ज़ाम में अपीयर होना मैंडेटरी है। ओके, दिस इज़ अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। ये सब हमने कवर कर लिया है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 150 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ओके, और फॉर रिजर्व कैटेगरीज जो है यहाँ पर 45% मार्क्स जो कि आपके 135 हैं आउट ऑफ 300, तो ये लाना यहाँ पे आपको कंपलसरी है। और वैसे भी क्वालिफाइंग मार्क्स लाने से कुछ लेना देना फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो है मेरिट में आना है, तो आपको कट ऑफ क्लियर करना होता है। ओके, तो ये सिर्फ एक बस मेंशन्ड बात है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा एपीआई स्कोर है वो कैसे बनता है। तो यहाँ हाई स्कूल में अगर आपके 50% से लेस है या फिर 50 से 60% के बीच में है और मोर देन 60% है, तो आपका जो एपीआई स्कोर होगा, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर होगा, वो आपको यहाँ पे इस हिसाब से मिलेगा। ओके, फिर इंटरमीडिएट में इसी तरह अगर आपके 60% से प्लस मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा। और यूजी में भी इसी तरह अगर आपके मोर देन 60% है तो 5 मिलेगा। पीजी में अगर मोर देन 60% है तो 10 मिलेगा। उसके बाद अगर जो नेशनल लेवल टेस्ट हो गया यहाँ पे सेट या नेट और जेआरएफ, तो यहाँ पे नेट के 3 मार्क्स दिए गए हैं और जेआरएफ को 5। ओके, क्रेट टेस्ट जो आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स हैं उसको आपको यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे 35 में। ओके, और जो लेवल 2 है हमारा, ये हमारा इंटरव्यू होता है जो वो 15 मार्क्स का होता है। तो अगर आप जितना इसमें स्कोर करेंगे, सारी चीज़ों को कंबाइन करके जो कंबाइंड लिस्ट बनेगी वो आपका एपीआई स्कोर जो है रिप्रेजेंट करेगी। तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो इस एपीआई के बेस पे बनती है। तो हमारा प्राइमरी मोटिव ये होना चाहिए कि सबसे पहले हमें रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। उसके बाद ये जो एपीआई का रोल है ये आपके फाइनल मेरिट को जो है और
इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये वेबसाइट है, ये रहा लिंक जो www.allahabaduniversity.ac.in या फिर aupravesh2022.cbtexam.in करके न्यू वेबसाइट है, आप इस पे जाके अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं सीट कैसे कैसे कॉलेजेस में है और मेन कैंपस में कितनी सीट्स है वो देख लेते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स का जो है सीट दिया गया है और हम जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारा कॉमर्स से रिलेटेड है, तो हमारा कॉमर्स में देख लेते हैं। ये जो आगे का रो है वो मेन कैंपस का है। ओके, रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस आर CMP, ADC, ISDC, SPM, SS खन्ना, आर कन्या डिग्री कॉलेज, ओके, हमीदिया डिग्री कॉलेज, उसके बाद जगत तारण है, फिर उसके बाद राष्ट्रीय टंडन, उसके बाद ECC है। ओके, तो हम यहाँ पर देख ले रहे हैं कि कॉमर्स में हमारी कितनी सीटें हैं। तो 12 हमारी सीट जो है वो मेन कैंपस में है, रेस्ट ADC में, CMP में 8 है। ओके, CMP में 8 है, फिर उसके बाद ADC में 6 है और ISDC में 5 है, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, श्यामा प्रसाद में 2 है, फिर उसके बाद और किसी कॉलेज में कॉमर्स से रिलेटेड सीट नहीं है। ओके, ये सारी बाकी सब्जेक्ट की भी डिटेल्स आपको ब्रोशर में मिल जाएंगी। टोटल देयर आर 33 सीट्स इन दी कॉमर्स सब्जेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं सिलेबस पोर्शन में। तो हमने पेपर पैटर्न तो समझ ही लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। 25 आपके सब्जेक्ट्स के MCQs होंगे और 25 MCQs जो आपके रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड होंगे। और फिर जो पेपर 2 होगा, है ना, लेवल 1 में आपके 2 पेपर्स हैं। एक पेपर 1 है जो कि आपका MCQ बेस्ड है और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्टिव बेस्ड है वो आपके पूरे सब्जेक्ट के बेस पर आएगा। तो यहाँ पर हम लोग उसका एक बार सिलेबस ओवरव्यू जो है ले लेते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर कॉमर्स है, हम लोग कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाकी अदर सब्जेक्ट्स का ब्रोशर में आपको पूरा मिल जाएगा। यहाँ बिजनेस एनवायरनमेंट है जो कि यूनिट 1 है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, मीनिंग एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग, लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कंपटीशन पॉलिसी। यहाँ जो कंपटीशन एक्ट है 2002, तो ये सारी एक्ट के जो डिटेल्स हैं, जो फीचर्स होते हैं, उसके बाद क्या क्या इम्प्लाइड पॉलिसीज़ क्या गवर्नमेंट ने बनाई, तो जो करंट इश्यूज़ होते हैं इन सारे एक्ट से रिलेटेड वो सब आपको क्वेश्चंस में कभी कभी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। उसके बाद पॉलिसी एनवायरनमेंट में क्या है आपका, ये LPG पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स, जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे उनके बारे में पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ओके, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1940 पहले कब आई, जो 1948 में थी, उसके बाद 1991 वाली, एंड इम्प्लीमेंटेशन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये आपका यूनिट 1 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट को यहाँ पे इतने टॉपिक्स जो है उसको कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिट है फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यहाँ पर क्या क्या है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए, कैपिटल एंड रेवेन्यू, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिक चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है वो सारी चीज़ें। उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स में क्या क्या है, एडमिशन से रिलेटेड, रिटायरमेंट, यहाँ पर आपको कई तरीके के रेशियो सुनने को मिल जाते हैं। ओके, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कब ओल्ड पार्टनर्स कितना, तो ये सारी चीज़ें जो है कैलकुलेट करने को आ सकती हैं MCQ में या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद डिसोल्यूशन है एंड कैश डिस्ट्रीब्यूशन, एडवांस कंपनी अकाउंट्स। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट्स होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ये जो छोटे छोटे MCQ इनसे जो बनने के चांसेस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ लेनी है। उसके बाद यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में क्या क्या है, इशू फॉर फीचर परचेज ऑफ बिजनेस, इशू फॉर फीचर ऑफ शेयर्स की बात हो रही है यहाँ पे। फिर परचेज ऑफ बिजनेस, ओके, फिर लिक्विडेशन, परचेज ऑफ बिजनेस में आपके वो एक्विजिशन एंड मर्जर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर लिक्विडेशन, कंपनी को वाइंड अप कैसे करते हैं, इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं जो कि कंपनी लॉ में दी गई हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, एमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स, ओके। उसके बाद कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यहाँ पे रेशियो एनालिसिस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो एनालिसिस आपको ज़रूर से पढ़ के जाना है क्योंकि MCQ जो है इसमें
देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फंड फ्लो एनालिसिस है, कैश फ्लो एनालिसिस है। यहाँ पे फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट से जो भी प्रपोज्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपको यहाँ पे प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग है, ओके। फिर उसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस है। अब ये दोनों चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसमें कई सारे फॉर्मूलेज हैं, तो उन सारे फॉर्मूलेज को आपको जो है बाय हार्ट उसे रीड कर लेना है, याद कर लेना है। फिर आता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, ओके। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं उनके बारे में भी बस पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नेक्स्ट यूनिट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको क्या क्या देखना है, नेचर एंड यूजेस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, डिमांड एनालिसिस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ये भी आपको पढ़ना है, ओके। यूटिलिटी जो हमारी है, तो यूटिलिटी वाली जो अप्रोच होगी वो हमारी इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे सिलेबस में मेंशन है, तो आपको सिर्फ वही पढ़ना है, ओके। फिर उसके बाद लॉ, यूटिलिटी एनालिसिस एंड लॉज ऑफ रिटर्न्स एंड लॉज ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है, लॉज ऑफ रिटर्न्स और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन वाला, वो सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पढ़ लेने हैं। उसके बाद कॉस्ट है, रेवेन्यू है, ओके। इकोनॉमिक्स में जो कॉस्ट कैसे कंप्यूट की जाती है, रेवेन्यू एनालिसिस कैसे होता है, मार्केट स्ट्रक्चर, ओके। यहाँ पे जो है हमारा क्या क्या था, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट और मोनोपोली, ये सारी चीज़ें, डिटर्मिनेशन इन द डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस, ये यहाँ पे लिखा है, ये परफेक्ट होगा, ओके। परफेक्ट कंपटीशन की बात हो रही है। परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक है, मोनोपोली है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ओके। जो हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन टाइप्स होता है उसको आपको पढ़ना है, ओलिगोपोली एंड प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, ओके। यहाँ पे ये यूनिट 3 रिपीट हो गई है, तो अब हम नेक्स्ट यूनिट 4 देखते हैं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्या क्या है, डेटा टाइप्स पढ़ने हैं, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के बारे में, फिर डेटा कलेक्ट कैसे होता है एंड एनालिसिस, उसको हम प्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैम्पलिंग है, यहाँ पर टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग आपको देख लेनी है, ओके। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। उसके बाद सैम्पलिंग नीड क्या होता है, सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं एंड मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यही जो है टाइप्स आपके। फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसको आपको यहाँ पे याद कर लेना है, ओके। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट हो गए, चाई स्क्वायर, जैसे कि काई स्क्वायर टेस्ट के, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये सारी चीज़ें हो गई। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, तो डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये इसे जो है टैब्यूलेशन ऑफ डेटा और ये सारे जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड उनके बारे में देख लेना है। फिर आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, स्मॉल सैम्पल टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। फिर डेटा प्रोसेसिंग में एलिमेंट्स, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये वाला जो यूनिट है डेटा प्रोसेसिंग का, इसमें जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हमारा अकाउंटिंग, हमारा यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, कुछ इस तरह से पूछेगा कि जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम कंप्यूटर या फिर डेटा को कैसे हम यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, ओके। कंप्यूटर एप्लीकेशन टू फंक्शनल एरियाज, लाइक हाउ वी आर टेकिंग द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज for accounting purpose, okay, for management of inventory control or marketing. So these are the types of question which may be asked in the exam. नेक्स्ट यूनिट जो है हमारी यूनिट 5 है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। यहाँ पर क्या क्या है, तो यहाँ पे प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगी, स्ट्रैटेजीज़ क्या होंगी, प्लानिंग का प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, स्टाफिंग, लीडिंग, मोटिवेशन। यहाँ पे मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं वो आपको पढ़ लेनी है, लीडरशिप के स्टाइल्स पढ़ने हैं, कमिटीज़, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कमिटीज़, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पढ़नी है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद लास्ट है हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ओके। नेक्स्ट हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट देखते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट में इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिसीजंस में जैसे कि हो गया, ओके, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें जो है पूछा जा सकता है। प्राइसिंग डिसीजंस क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस, प्रमोशन, ओके। मार्केटिंग प्लानिंग, उसके बाद ये मार्केटिंग प्लानिंग का जो एक पूरा प्रोसेस है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल है।
नेक्स्ट हमारा यूनिट है यूनिट नंबर 7 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें आपसे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, फाइनेंशिंग एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी, ये सारे जो यहाँ पे मेजर टॉपिक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, कंसेप्ट पढ़ना है सबसे पहले, रोल एंड फंक्शन ऑफ HRM, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसके बाद रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में पूछ लेते हैं कभी कभी, ओके। तो ये आपको यहाँ पर याद कर लेना है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओके। ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं क्योंकि उससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग है। फिर कॉम्पनसेशन में आपको वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ओके। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया, हेल्थ सेफ्टी वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। सो सबके बारे में आपको ओवरव्यू ले लेना है और उसके हिसाब से आपको वहाँ पे आंसर अपने लिखने हैं। बैंकिंग, नेक्स्ट यूनिट है हमारा क्या, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें आपका जो है क्या आ गया, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में इंपॉर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस है। फिर टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं, कॉमर्शियल, स्केड्यूल्ड बैंक्स, नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, फिर उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक्स, इन सब के बारे में छोटा छोटा ओवरव्यू आपको बस अपने दिमाग में रखना है ताकि अगर आंसर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर लिख पाओ। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, नाबार्ड जो कि हमारा एग्रीकल्चर बैंक का एपेक्स बॉडी है, ओके। उसके बाद रूरल बैंकिंग इस समय क्या हो रही है इंडिया में, वो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है। NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है हमारे वो क्या होते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स एंड ई बैंकिंग, दीज आर 2 सेपरेट टॉपिक्स, ओके। तो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स जो आपके बेसल नॉर्म्स हैं, ओके, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ओवरव्यू आपको लेनी है। फिर डेवलपमेंट बैंकिंग में क्या क्या है, IDBI पढ़ना है, IFCI पढ़ना है, SFCs स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस है, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, और SIDBI, ओके, स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो गया यहाँ पे बैंकिंग का। अब यहाँ पे जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन जो हमारा 40 मार्क्स का आना है वो आपका 3 स्ट्रीम पे बेस्ड होगा। अगर आप फाइनेंस के हैं तो फाइनेंस का आएगा, ठीक है, दूसरा आपका HRM होगा और तीसरा जो होगा मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो आपको यहाँ पे किसी भी 2 स्ट्रीम के क्वेश्चन से प्रिपेयर कर लेने हैं ताकि अगर आपको अपनी स्ट्रीम वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप दूसरा जो है उसको आप अटेंड कर सकें। तो ये हमारी एक तरफ से हमारा सजेशन रहेगा कि आप 2 इलेक्टिव पेपर जो है प्रिपेयर करके जाइए ताकि आपको वहाँ पे ये ना देखना पड़े कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल भी ब्लैंक छोड़ने का कोई चांस नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम एक बार इलेक्टिव पेपर जो है हमारा है उसका सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है वो ही सिर्फ डिफरेंट है, बाकी मार्केटिंग और HRM का जो सिलेबस ऊपर है वही चीज़ नीचे भी मेंशन्ड है, तो उसके लिए कुछ आपको अलग से नहीं प्रिपेयर करना है। लेकिन अगर आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एरिया के हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी पढ़नी होंगी, जैसे कि हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन था कि क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए और क्या नहीं, ऐसा कुछ था। फिर इन्फ्लेशन अकाउंटिंग आ गया, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आ गया, सोशल अकाउंटिंग आ गया। उसके बाद मनी एंड कैपिटल मार्केट में हो गया वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, NSE पढ़ना है इसमें, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फिर NASDAQ, उसके बाद डेरिवेटिव्स एंड ऑप्शंस, ये आपको पढ़ लेने हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में क्या क्या है, सेबी पढ़ना है, रेटिंग एजेंसीज पढ़ लेना है, न्यू इंस्ट्रूमेंट जैसे कि GDR, ओके, ADRs, वेंचर कैपिटल, डिपॉजिटरी रिसिट्स जो हमारी होती हैं, ओके, तो इनके बारे में अमेरिकन और ग्लोबल जो भी है। फिर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, म्यूचुअल फंड्स, लीज फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग, ये आपके जो अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, मेजरमेंट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न सिक्योरिटीज़ एंड पोर्टफोलियो। बस इसका ओवरव्यू लेना है कि अगर आपसे रिसर्च ड्राफ्ट करने को बोला जाए तो आप इजीली जो है उसको ड्राफ्ट कर लें, ओके। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग और HRM का।
यहाँ मार्केटिंग में मार्केटिंग टास्क, कंसेप्ट्स, टूल्स, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, मार्केटिंग रिसर्चेज, ऑनलाइन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, एथिकल, जो कि ट्रेंड्स इन मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें जो है आपको देख लेनी है। अगर आप यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अब अगर आपने किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपके लिए कुछ नई नहीं होंगी, सब आपने पढ़ रखा होगा। उसके बाद अगर हम एचआर में देखें तो कंसेप्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। फिर यहाँ पर क्या क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, जॉब एनालिसिस है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन, यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दैट्स अ कॉमन टॉपिक। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, कॉम्पनसेशन में वही सारी चीज़ें हैं, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंसेंटिव, फ्रिंज बेनिफिट्स, सारी चीज़ें जो ऊपर की दी हुई थी वो यहाँ पर सेम है। ओके, यहाँ पे हमारा कॉमर्स का सिलेबस ख़त्म होता है। तो अब हम बात करते हैं आंसर राइटिंग की। तो यहाँ आंसर राइटिंग जो होगा वो आपका कैसा होगा, तो सबसे पहले हमने देखा था कि 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके शॉर्ट वाले, जो 10 क्वेश्चंस होंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। तो उसके लिए आपको हाफ स्पेस दी जाएगी, यानी कि एक ही पेज में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उतने में आपको रेलेवेंट आंसर लिखना है। ओके, जो आपका आंसर होगा वो रेलेवेंट होगा, या तो अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखिए। ओके, पैराग्राफ अवॉइड करिए पैराग्राफ में लिखना, बिकॉज एग्जामिनर जो होता है वो आपके पॉइंट्स को चेक करता है। या फिर टैबुलर फॉर्म में अगर आप ग्राफिकल या फिर टैबुलर रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो अब आपको ये देखना है कि कम स्पेस में भी आप कैसे रेलेवेंट आंसर लिखें जो कि एग्जामिनर से आपको नंबर मिल जाए। तो ये हमारे शॉर्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो उसका हो गया। उसके बाद जो हमारे मीडियम वाले हैं, ओके, मीडियम के आपके 2 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स ईच के। तो उसमें आपको एक फुल पेज लिखना रहेगा। ओके, फुल 1 पेज विल बी प्रोवाइडेड फॉर राइटिंग दी आंसर्स। उसके बाद अगर हम लॉन्ग आंसर की बात करें, जो कि हमारा एक क्वेश्चन अटेंड करना रहेगा या फिर 2 करने हो सकते हैं, जैसा कि लिखा गया था पैटर्न में, बट जनरली एक ही आता है, वो आपका 40 मार्क्स का होगा। और इसमें मेनली आपसे रिसर्च प्रपोजल ड्राफ्ट करने को बोल दिया जाता है। तो रिसर्च प्रपोजल अगर आपको जो है जैसे भी स्टेप्स होते हैं, पहला टाइटल, फिर रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मेथडोलॉजी क्या होगी, क्या टाइप होगा, क्या रिसर्च का सैम्पल कौन सा यूज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में आपको बतानी होगी। तो ये हमारी तरफ से टिप्स हो गई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और अगर इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस एग्ज़ाम को मैंने भी क्वालिफाई किया है, एंड दैट टू आई हैव सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस, लेवल 1 और लेवल 2। तो ये हमारा रिज़ल्ट है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ आपको टिप्स या फिर हेल्प चाहिए तो यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, एनी डिटेल अबाउट द एग्ज़ाम। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और ऑल दी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। वीडियो को अच्छी लगी हो तो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।